हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस और ये इस एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है। इस सीरीज के तहत हम पॉलिटिकल साइंस के लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, इस एमसीक्यू सीरीज में मैंने पॉलिटिकल साइंस के सभी पेपर्स को कवर किया है एक्सेप्ट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसकी एक सेपरेट एमसीक्यू सीरीज बनाई जा चुकी है और जो क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इट रेंजेस फ्रॉम इजी टू मीडियम टू टफ सो दैट इट कैन बेनिफिट ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स whether they are preparing for any competitive exams or any entrance or UG/PG exam. So the first question is, who defines sovereignty as the supreme power over citizens and subjects unrestrained by laws? किसने sovereignty को define किया है एक ऐसी supreme power के तौर पर over the citizens जो कि laws के द्वारा भी control नहीं की जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट गार्नर, बी जीन बोदान, सी जी ऑस्टिन या डी गिलक्रिस्ट। तो कौन है जिसने सोवरेनिटी से रिलेटेड ये डेफिनेशन दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जीन बोदान। उन्होंने सोवरेनिटी को एक सुप्रीम पावर ओवर द सिटीजंस माना है। क्वेश्चन नंबर 2, the doctrine, which is a curious blend of German idealism, English economic and French revolutionary thought, is known as। ऐसी कौन सी डॉक्ट्राइन है जो कि जर्मन आइडियलिज्म, इंग्लिश इकोनॉमिक और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज या थॉट का एक ब्लेंड है? ऑप्शंस हैं ए सोशलिज्म, बी कम्युनिज्म, सी लिबरलिज्म, डी फैसिज्म। The right answer is option A, socialism. It is considered to be a blend of the ideas of German idealism, English economic and French revolutionary thought. Question number 3. The concept of labor theory of value was initially advocated by। इनमें से किसने सबसे पहले लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू को सपोर्ट किया या डेवलप किया? ए कार्ल मार्क्स, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी डेविड रिकार्डो या डी कार्ल पॉपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने सबसे पहले लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू को पॉपुलराइज किया था। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने इसे अडेप्ट किया था। तो ये जो लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू थी ये क्या कहती थी? ये कहती थी कि एक कमोडिटी की जो वैल्यू है उसका सोर्स क्या होता है? उसका सोर्स होता है कि जो उस कमोडिटी को बनाने में लेबर लगता है वो उस कमोडिटी का सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, ट्रीट अदर्स एज सेल्फ एंड हेल्प द अदर पर्सन्स इन नीड। हु इज सेइंग इज दिस? तो ये एक स्टेटमेंट है। ये किसने कहा है कि सोसाइटी की जो पॉलिटिक्स है वो 2 प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों पर बेस्ड होनी चाहिए? पहला ये कि दूसरों को खुद के जैसा ट्रीट करो और दूसरा ये कि दूसरे लोगों की जरूरत में हेल्प करो। ये किसने कहा है? ए राम मोहन रॉय, बी आर अम्बेडकर, सी अरबिंदो या डी सावरकर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। श्री अरबिंदो ने ये स्टेटमेंट दी है या उनकी ये सेइंग है that the politics of society must be based on 2 principles. क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैचअप्स की फॉर्म में है। एक तरफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई गई है और दूसरी तरफ नेम ऑफ द कंट्री बताया गया है। हमें ये बताना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से देश में एग्जिस्ट करती है, हमें राइटली मैच करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज पार्लियामेंट्री फेडरल एंड रिपब्लिकन, दूसरा है प्रेसिडेंशियल फेडरल एंड रिपब्लिकन, तीसरा है पार्लियामेंट्री यूनिटरी मोनार्कियल और चौथा है पार्लियामेंट्री कम प्रेसिडेंशियल यूनिटरी रिपब्लिकन। दूसरी तरफ 4 देश दिए गए हैं, यूके, इंडिया, फ्रांस, यूएसए, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश में है। तो राइटली हमें मैच करना है। तो देखिए, जहां तक पार्लियामेंट्री फेडरल और रिपब्लिकन की बात है,
ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में। फिर आती है प्रेसिडेंशियल, फेडरल एंड रिपब्लिकन। ये कहाँ एग्जिस्ट करती होगी? प्रेसिडेंशियल से अगर आपको ध्यान में आए तो ये है यूएसए में। फिर आती है पार्लियामेंट्री, यूनिटरी, मोनार्कियल। अब मोनार्कियल आ गया तो कौन सा देश होगा? इट विल बी द यूनाइटेड किंगडम। एंड फाइनली द पार्लियामेंट्री कम प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी, रिपब्लिकन। पार्लियामेंट्री कम प्रेसिडेंशियल कहाँ है? ये है फ्रांस में। सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन डी, 2413. Question number 6. What is the meaning of locus standi? So locus standi का meaning क्या है? A. Anybody can move the court on someone's behalf. B. A person whose rights are infringed alone can move the court. C. No one can move the court without proper justification. Or D. None of the above. The correct answer is option B. A person whose rights are infringed alone can move the court. Locus standi का मतलब है कि जिस इंसान के, जिस व्यक्ति के राइट्स का हनन हुआ है, सिर्फ वही कोर्ट में जा सकता है, ना कि कोई उनके बिहाफ पे जा सकता है। Question number 7. Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? First, in India, the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. एक समय पे एक व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a governor from his or her post. हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है गवर्नर के रिमूवल का उनकी पोस्ट से। C. In the case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. जिस यूनियन टेरिटरी में एक लेजिस्लेटिव सेटअप है, वहां पर वहां के सीएम को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, मेजॉरिटी सपोर्ट के आधार पर। D. The judges of the high courts of the states in India are appointed by the governor of the state. हाई कोर्ट के जजेस को उसी स्टेट के गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि 3 स्टेटमेंट्स इनमें से गलत हैं। The right answer to this question is option B. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his or her post. हमारे संविधान में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर को उसकी पोस्ट से कैसे रिमूव किया जाए। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स थी वो गलत हैं। The same person cannot be appointed as governor for 2 or more states is wrong. The CM is appointed by lieutenant governor in a UT is wrong. The judges of the high court are appointed by the governor of that state is also wrong. So B is the right answer. Question number 8. Which article mentions about the oath or affirmation by the judges of the high courts? इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट्स की जजेस की ओथ के बारे में मेंशन करता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 216, ऑप्शन बी है आर्टिकल 217, ऑप्शन सी है आर्टिकल 218 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 219। देखिए, अक्सर जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्जाम्स के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है इससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाते हुए हाई कोर्ट्स के क्वेश्चन डाल देते हैं। तो हाई कोर्ट्स के आर्टिकल्स को भी आप जरूर पढ़ा कीजिए। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 219. which deals with the oath or affirmation by the judges of High Court. Question number 9. The first defense minister of independent India was. Independent India के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी श्री जगजीवन राम या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो टिक कर देते हैं सी राजा गोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। इंडिया के जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे
ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बलदेव सिंह। श्री बलदेव सिंह हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द पार्टी हु इज ऑथराइज्ड टू इशू डायरेक्शंस। पार्लियामेंट्री भाषा में हम पार्टी के उस ऑफिशियल को क्या नाम देते हैं जिसके पास दिशा निर्देश इशू करने की अथॉरिटी होती है। ऑप्शन ए व्हिप, ऑप्शन बी मेंटोर, ऑप्शन सी लीड या ऑप्शन डी स्पीकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्हिप। A whip is the name of the official of the party who is authorized to issue the directions. Question number 11 is pick the wrong one out. इसमें हमें बताना है कि क्या गलत है। 4 statements दी गई हैं and they are all related to the Black Sea Economic Cooperation. So statement 1 is the BSEC or the Black Sea Economic Cooperation is a regional international organization focusing on cooperation, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ब्लैक सी रीजन। BSEC जो है वो एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस है कि ब्लैक सी रीजन में कोऑपरेशन हो, पीस हो और स्टेबिलिटी हो। बी ऑप्शन है दैट रशिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। स्टेटमेंट सी या ऑप्शन सी है कि इसके हेडक्वार्टर्स अंकारा टर्की में हैं एंड ऑप्शन डी इज करंटली इट हैज 13 मेंबर्स, करंटली इसके 13 मेंबर्स हैं। तो इसमें से क्या गलत है? तो देखिए पहला सही है, BCC एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फोकसिंग ऑन द ब्लैक सी रीजन। बी रशिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, करंटली इसके 13 मेंबर्स भी हैं। बट जो गलत है वो ये है, ऑप्शन सी गलत है। अंकारा में इसके हेडक्वार्टर्स नहीं है, टर्की में है इसके हेडक्वार्टर्स बट अंकारा सिटी में नहीं है, इस्तांबुल में है। ऑप्शन सी इज रॉन्ग, द हेडक्वार्टर्स आर इन इस्तांबुल एंड नॉट अंकारा। Question number 12. Which one of the following is not part of the 4 main criteria set out by the 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of the State? तो 1933 की मॉन्टवीडियो कन्वेंशन है स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज पर, जिसमें एक 4 मेन क्राइटेरिया सेट किया गया था। हमें यह बताना है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उन 4 मेन क्राइटेरिया सेट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स, बी अ डिफाइंड टेरिटरी, सी स्ट्रेंथ टू वेज अ वॉर या डी अ परमानेंट पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेंथ टू वेज अ वॉर। वॉर को स्टार्ट करने की शक्ति वो इसका पार्ट नहीं है। एक स्टेट के पास एक परमानेंट पॉपुलेशन है, उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी है, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस में आ सके। ये 3 तो क्राइटेरिया है स्टेट होने के, बट स्ट्रेंथ टू वेज अ वॉर, वॉर को स्टार्ट करने की क्षमता कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक स्टेट है या नहीं। Question number 13. Whose ideas of following were incorporated in the philosophical radicalism of utilitarianism? इनमें से कौन से थिंकर के आइडियाज को यूटिलिटेरियनिज्म का जो फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म है उसमें इंक्लूड कर दिया गया था? ऑप्शन ए है मैकियावेली, बी है थॉमस हॉब्स, सी है जॉन लॉक और डी है रूसो। The right answer is option B, Thomas Hobbes. Basically, philosophical radicals जो थे वो सपोर्ट करते थे लीगल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स को, जैसे कि फ्री ट्रेड या पार्लियामेंट के कोई रिफॉर्म्स हैं या जुडिशरी की कोई रिफॉर्म्स हैं, इनको वो सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 14. Who coined the term intellectual elites? इंटेलेक्चुअल एलिट्स टर्म को किसने कॉइन किया? ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी J.S. मिल, ऑप्शन सी डेविड ह्यूम या ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी J.S. मिल, who coined the term intellectual elites. Question number 15. Theorists who believe that state is an association of associations are best described as. ऐसे थियोरिस्ट जिनका मानना है कि जो स्टेट है या राज्य है वो एसोसिएशंस का एक एसोसिएशन है, ऐसे थियोरिस्ट को हम क्या कहेंगे? क्या उनको हम प्लूरलिस्ट कहेंगे, क्या उन्हें हम फेडरलिस्ट कहेंगे या सोशलिस्ट कहेंगे, या
अनार्किस्ट कहेंगे। ये 4 ऑप्शंस हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लूरलिस्ट्स। Pluralists are the one who believe that the state is an association of associations. हिंदी में हम इन्हें बहुलवादी कहते हैं। Question number 16. Which of the following statements is not true? तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। A. Neoliberalism refers to significant revival of interest in classical liberalism. लिबरलिज्म जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म का ही एक रिवाइवल था। B. Neoliberal ideas were taken up by the political parties of the new right in Britain. Neoliberal ideas को किसने स्प्रेड किया? ऐसे आइडियाज को सपोर्ट किया जो ब्रिटेन की न्यू राइट पॉलिटिकल पार्टीज थी। C. The revival of the classical liberalism occurred as a reaction against the onset of world recession in the 1970s. तो ये जो रिवाइवल हुआ क्लासिकल लिबरलिज्म का, ये किस चीज का रिजल्ट था? ये एक रिएक्शन था जो वर्ल्ड रिसेशन हुआ था 1970s का, उसके अगेंस्ट। ऑप्शन डी, टी.एच. ग्रीन एक्सेप्टेड द क्लासिकल लिबरल नोशन ऑफ लिबर्टी ओनली। टी.एच. ग्रीन जो थे वो सिर्फ क्लासिकल लिबरल नोशन को ही सपोर्ट करते थे लिबर्टी के। तो बता देते, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, that neoliberalism refers to significant revival of interest in classical liberalism. B भी सही है कि neoliberal ideas को न्यू राइट पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। C, ये एक रिवाइवल था, एक रिएक्शन था रिसेशन के अगेंस्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन D गलत है। ग्रीन जो थे, he accepted the classical liberal notion of liberty only, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो क्लासिकल लिबरल कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन जो टी.एच. ग्रीन थे वो नेगेटिव लिबर्टी के साथ साथ पॉजिटिव लिबर्टी को भी सपोर्ट करते थे। वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। तो ये कहना कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल लिबरल नोशन ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, ये गलत है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट और हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन डी। Question number 17. Which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से क्या सही से मैच नहीं है? एक तरफ राइटर्स बताए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक्स बताई गई हैं। सबसे पहले C.W. मिल्स, जिनकी बुक है द पावर एलीट। सेकेंड नंबर पर है T.B. बॉटममोर, जिनकी बुक है एलीट्स इन सोसाइटी। C है परेटो, जिनका वर्क है द रूलिंग क्लास। और D है ऑर्टेगा वाई गैसेट, जिनका वर्क है द रिवोल्ट ऑफ द मासेस। हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है। तो ये एलीट थियोरी से रिलेटेड वर्क्स हैं। एलीट थियोरी पर भी मैं आगे चल के वीडियोस बनाऊंगी। तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, परेटो द रूलिंग क्लास। ए इज ट्रू और करेक्ट, बी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। रूलिंग क्लास किसका वर्क है? रूलिंग क्लास इज द वर्क ऑफ मॉस्का, नॉट परेटो। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रूलिंग क्लास किसका वर्क है, लेकिन ये जो वर्क है रूलिंग क्लास, इट इज बाय मॉस्का एंड नॉट परेटो। ये याद रख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 18. टी.एम. मार्शल्स थियोरी ऑफ सिटीजनशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम हिज स्टडी ऑफ। टी.एम. मार्शल की जो सिटीजनशिप की थियोरी है वो कौन से देश की स्टडीज पर आधारित है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी द डेवलपिंग वर्ल्ड, सी द यूएसए और डी द वेस्टर्न यूरोप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। टी.एम. मार्शल की जो थियोरी ऑफ सिटीजनशिप है, इट इज बेस्ड, उनकी जो स्टडी है ग्रेट ब्रिटेन की उस पर ये बेस्ड है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ग्रेट ब्रिटेन में इनिशियली क्या होता था, सिटीजनशिप सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिनका एक हाई सोशल स्टेटस होता था, जो इन्फ्लुएंशियल होते थे या प्रभावशाली लोग होते थे। लेकिन धीरे धीरे सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे ये सिटीजनशिप सभी लोगों को दी जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 19 भी मैचअप्स की फॉर्म में है। एक तरफ आपको बताया गया है पॉलिटिकल कल्चर और दूसरी तरफ बताए गए हैं कंट्रीज। तो आपको मैच करना है कि किस कंट्री में कैसा पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलता है।
A is homogeneous culture, B is elite mass culture, C is subject political culture, and D is parochial culture. Whereas the countries are Uganda, UK, India and China. पॉलिटिकल कल्चर को भी हम कवर कर चुके हैं. तो आप बता सकते हैं कि होमोजीनस कल्चर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कैसी सोसाइटी में, जहां पर लोगों की एक जैसी वैल्यूज हों. तो इट एग्जिस्ट इन अ कंट्री लाइक यूके. एलीट मास कल्चर कहां पर एग्जिस्ट करेगा? एलीट मास कल्चर आउट ऑफ ऑल दीज 4 कंट्रीज एग्जिस्ट इन इंडिया. Whereas the subject political culture, जहां पर कुछ लोगों को नॉलेज है, कुछ को नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है चाइना में. एंड पैरोकियल कल्चर, जहां पे पीपल आर कंप्लीटली इग्नोरेंट, इट एग्जिस्ट इन युगांडा. तो ये हैं मैचअप्स. अगर हम इसको देखना चाहें ऑप्शन को, तो A is 2, B is 3, C is 4 and D is 1. So the right answer is 2, 3, 4, 1. Option B is the correct answer. इनमें से किसने फंक्शनलिज्म को मार्क्सिज्म की एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच माना है? ऑप्शंस है A पॉल क्रेस, B मॉर्टन कैप्लान, C जोसेफ ने and D W.G. रंचीमैन. The right answer is option D, W.G. रंचीमैन. फंक्शनलिज्म थियोरी जो है वो स्टेट्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस की बात करती है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की बात करती है. क्वेश्चन नंबर 21. Who said that the structural approach was weak in change, the social process approach was weak in politics and the comparative history approach was weak in theory? ऐसा किसने कहा है कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो बदलाव लाने में कमजोर थी, जो सोशल प्रोसेस अप्रोच है वो पॉलिटिक्स में कमजोर थी या वीक थी, और जो कंपैरेटिव हिस्ट्री अप्रोच है वो थियोरी में वीक थी? ऑप्शन ए है सैमुअल हंटिंगटन, ऑप्शन बी है पॉल एफ क्रेस, ऑप्शन सी है जीन ब्लॉन्डेल, ऑप्शन डी है समीर अमीन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सैमुअल हंटिंगटन. ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई है that the structural approach was weak in change, the social process approach was weak in politics and the comparative history approach was weak in theory. Question number 22. Who among the following rejected the idea that caste status was the result of divine reward or punishment? इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है कि जो कास्ट में जो स्टेटस होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रिवॉर्ड या एक पनिशमेंट का नतीजा है? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी. Question number 23. Which one of the following high courts has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Islands? कौन से हाई कोर्ट का अंडमान और निकोबार पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है? ए आंध्र प्रदेश, बी कैलकाटा, सी मद्रास या डी ओडिशा. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कैलकाटा. कैलकाटा के हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. क्वेश्चन नंबर 24. In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is. Adjournment motion का पर्पस क्या है, यानी कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? A. To allow a discussion on a definite matter of urgent public importance. B. To let the opposition members collect information from the ministers. C. To allow a reduction of specific amount in demand for grant. Or D. To postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members. So the right answer to this question is option A, to allow a discussion on a definite matter or urgent public importance. Adjournment motion का purpose होता है ऐसे मैटर पर डिस्कशन अलाउ करना जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो.
Question number 25. The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in. किसके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज करने की? ए प्रेसिडेंट के पास, बी पार्लियामेंट के पास, सी सीजेआई के पास या चीफ जस्टिस के पास, या डी लॉ कमीशन के पास? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर होती है जजेस के नंबर को इंक्रीज करने की सुप्रीम कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 26. The need for a separate parliamentary committee on public undertakings was first visualized by. सबसे पहले किसने इच्छा जताई थी एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की? ऑप्शन ए है अशोक मेहता, बी है जीवी मावलंकर, सी है लंका सुंदरम, डी है कृष्णा मेनन कमेटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंका सुंदरम, और उन्होंने ये डिमांड रेज करी थी ईयर 1953 में। क्वेश्चन नंबर 27. Among the following presidents of India who was also the Secretary General of the non-aligned movement for some period. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो ना ही सिर्फ भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं बल्कि नैम के भी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, बी है वीवी गिरी, सी है ज्ञानी जैल सिंह, और डी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। तो प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ये नैम के भी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following has not been incorporated into the Indian law either fully or partially? इनमें से दिए गए कौन से प्रोविजंस को इंडियन लॉ में फुल्ली या पार्शियली इनकॉर्पोरेट या इंक्लूड नहीं किया गया है? ए टोक्यो कन्वेंशन एक्ट 1975, बी द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, सी द एंटी एपार्थीड एक्ट 1981, और डी द जेनेवा कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1960। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इसके प्रोविजंस को इंडियन लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है किसी भी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following countries have dual citizenship? इनमें से कौन से कंट्रीज में ड्यूअल सिटीजनशिप है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, यूएसए, यूके। तो पहला ऑप्शन है जापान एंड स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है यूएसए एंड यूके, ऑप्शन सी है यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन डी है यूके एंड जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 30. The NATO or the North Atlantic Treaty Organization was the result of United States. NATO जो था यूएसए का, वो किस चीज का रिजल्ट था? ऑप्शन ए है दितांत पॉलिसी, ऑप्शन बी है बुश डॉक्ट्राइन, ऑप्शन सी है प्रीएम्प्शन पॉलिसी, या ऑप्शन डी है कंटेनमेंट पॉलिसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंटेनमेंट पॉलिसी। नाटो जो था वो यूएसए की जो कंटेनमेंट पॉलिसी है, जिसके तहत कम्युनिज्म के स्प्रेड को कंटेन करना था, उस कंटेनमेंट पॉलिसी का रिजल्ट था नाटो। क्वेश्चन नंबर 31. Who first advocated the principles that seas are international territory free for all nations to use for seafaring trade? इनमें से सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया था कि जो सीज हैं या जो समुद्र हैं वो इंटरनेशनल टेरिटरी है, अंतरराष्ट्रीय एक टेरिटरी है जो कि सभी देशों के यूज के लिए बिल्कुल मुफ्त या फ्री है? ऑप्शन ए है ओपनहाइम, बी है ह्यूगो ग्रोशियस, सी है हॉल, और डी है केल्सन। तो इसका राइट आंसर है बी, ह्यूगो ग्रोशियस। इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। सो ही एडवोकेटेड द प्रिंसिपल दैट द सीज आर इंटरनेशनल टेरिटरी, और इसको सभी देश ट्रेड के लिए फ्रीली यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 32. The Rimland theory was developed by US geographer. Rimland theory को किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए है कार्ल हॉसफर, बी है निकोलस जे स्पाइकमैन, सी है सर हैल्फर्ड मैकाइंडर, या ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स।
सो रिमलैंड थ्योरी जो है वो बिल्कुल हार्टलैंड थ्योरी की तरह है जो हमने पार्ट 1 में समझी थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निकोलस पाइकमैन। तो रिमलैंड थ्योरी भी एक एरिया की बात करती है जिसे रिमलैंड कहा जाता है कि जो उस एरिया को कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज। क्वेश्चन नंबर 33, Who among the following is associated with the initial stages in the growth of comparative politics? इनमें से कौन comparative politics की growth के initial stages से related है? A. कार्ल पॉपर, B. आर्थर बेंटले, C. E.H. कार या D. ग्राहम वॉलिस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थर बेंटले। ही इज एसोसिएटेड विद द इनिशियल स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ग्रोथ में इन्होंने काफी मदद करी थी। इनकी काफी सारी बुक्स हैं, मेक श्योर आप उनको चेक कर लीजिएगा एक बार, उनमें से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है? ऑप्शन ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई, ईयर 1963। तो एक तरफ एजेंसी बताई गई है, दूसरी तरफ उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर बताया गया है। बी, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ईयर 1942, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ईयर 1947 एंड डी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ईयर 1964। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1942। ये इनकरेक्ट है। सीबीआई 1963 में एस्टैब्लिश हुआ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 इज ट्रू, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ 1964 इज ट्रू, लेकिन जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है ये 1942 की बजाय 1941 में एस्टैब्लिश हुआ। ये ब्रिटिश इंडिया के दौरान एस्टैब्लिश हुई थी और इसका कार्य था ब्राइबरी और करप्शन जैसे केसेस में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। Statement 1, the Parliament cannot enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. तो ऑप्शन 1 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction को बढ़ा नहीं सकती है क्योंकि इसकी जो jurisdiction है वो लिमिटेड है। इसकी उतनी ही jurisdiction है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ग्रांट की गई है। jurisdiction is क्षेत्राधिकार। Statement 2 is the officers and servants of the Supreme Court and High Court are appointed by the concerned Chief Justice and the administrative expenses are charged on the Consolidated Fund of India. Supreme Court और High Courts की जो officers हैं या servants हैं, इनको Chief Justice जो हैं वो appoint करते हैं और इसका जो खर्चा है वो किस पे चार्ज किया जाता है? वो चार्ज किया जाता है Consolidated Fund of India से। हमें ये बताना है कि क्या स्टेटमेंट सिर्फ 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, जो ये कहती है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, जो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऑफिसर्स चीफ जस्टिस द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो एक तरफ प्रेसिडेंट्स बताए गए हैं, दूसरी तरफ उनका टेन्योर बताया गया, आपको ये मैच करना है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए, इन डेट्स को लर्न करने के लिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बना रखी है। एक पूरी मेरी सीरीज है हुज हु की, जिसमें मैंने सारी लिस्ट बनाई है, द लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो आप वो लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उनमें मैंने प्रेसिडेंट्स के साथ साथ उनका टेन्योर भी बताया है। सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट इज वराहगिरी वेंकटगिरी। ये कब तक हमारे प्रेसिडेंट थे? ये थे फ्रॉम 1969 टू 1974। फिर सेकंड नंबर पे है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कब से हमारे प्रेसिडेंट थे? ये थे फ्रॉम 67 टू 69, क्योंकि ही डाइड इन ऑफिस इसलिए इनका टेन्योर शॉर्ट था। देन आर वेंकटरमन, ये थे हमारे प्रेसिडेंट फ्रॉम 1987 टू 1992, एंड नीलम संजीवा रेड्डी वाज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 77 टू 82। सो द करेक्ट आंसर इज 3412। Question 37, what falls under non-state actors?
इनमें से नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन कौन आते हैं? 1 NGOs, 2 business associations, 3 philanthropic foundations. तो ऑप्शन ए है ऑल 3, ऑप्शन बी है सिर्फ NGOs और philanthropic foundations, ऑप्शन सी है NGOs and business associations और ऑप्शन डी है business associations as well as the philanthropic foundations. philanthropic foundations होती हैं ऐसी foundations जो कि बहुत ही जो wealthy individuals है, जो अमीर लोग हैं, उनके द्वारा सेट की जाती हैं और ये दूसरी organizations को grants देती हैं. The correct answer is option A, all 3. NGOs, business associations and philanthropic foundations are all part of non-state actor. Question 38. Who said that India's constitution was born more in fear and trepidation than in hope and inspiration? ये किसने कहा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी होप की बजाय वो एक डर से पैदा हुआ है? ऑप्शन ए है पॉल ब्रास, बी है मायरन वाइनर, सी है केसी वेयर और डी है जेनिंग्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पॉल ब्रास. कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो कमेंट्रीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आइवर जेनिंग्स, केसी वेयर, जी ऑस्टिन, इन सब की स्टेटमेंट्स आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स hold office during the pleasure of the governor, and the word during the pleasure of the governor in reality means. तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? जब तक गवर्नर चाहता है तब तक. तो ये जो वर्ड्स हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहे, इसका रियलिटी में यानी कि असल में इसका मतलब क्या है? ए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बी pleasure of the PM, C pleasure of the CM और D pleasure of the legislative assembly. यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक या PM चाहे जब तक, CM या legislative assembly चाहे तब तक. The right answer is option D, pleasure of the legislative assembly. तो legislative assembly अगर चाहे तो वो पूरे council of ministers को expel कर सकते हैं and not the governor. Question number 40. Which of the following is not involved in the preparation of the budget? इनमें से कौन बजट की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है? ऑप्शन ए है फिनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और ऑप्शन डी है फिनेंस कमीशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फिनेंस कमीशन, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट. Question number 41. Psephology deals with the study of. Psephology किसकी स्टडी से डील करता है? A. Political parties, B. Voting behavior and election studies, C. Human rights या D. Pressure groups. इसका राइट आंसर है ऑप्शन B. Voting behavior and election studies. So Psephology deals with the study of voting behavior and election studies. ये स्टडी करती है कि लोगों का वोटिंग के दौरान क्या बिहेवियर रहता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ इलेक्शंस की भी स्टडी करते हैं. क्वेश्चन 42. द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम. आगे 4 स्टेटमेंट्स बताई गई हैं. द एपेक 1 is a part of a more general trend towards regional blocks. So basically APEC is a regional bloc. ऑप्शन 1 ये कहता है. Option B, it accounts for over half of the world's GDP. Option C, it has member states which include authoritarian regimes as well as democracy. इसके जो members हैं वो ऐसे देश भी हैं जहाँ authoritarian regime है as well as democracies भी इसका part हैं. And option D, all of the above are true. तो इसका right answer है option D, all of the above are true. ये सारी statements बिल्कुल सही हैं. एपेक एक ऐसा फोरम है जिसमें 21 कंट्रीज हैं, करंटली 21 मेंबर कंट्रीज हैं और ये प्रमोट करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड को. क्वेश्चन नंबर 43. यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ए. ट्रूमैन प्लान, बी. अमेरिकन प्लान, सी. एचसन प्लान या डी. आइजनहावर प्लान.
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एचिसन प्लान। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन क्या है? इट इज रिलेटेड विद द कोरियन वॉर, और ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? यूएसए द्वारा। और इससे रिलेटेड यूएन रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन 377A, यानी कि 377A। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? A, India's Link West policy is an attempt to strengthen ties with the Middle East. इंडिया की जो लिंक वेस्ट पॉलिसी है ये एक अटेम्प्ट है मिडल ईस्ट से रिलेशंस को बेटर करने का। ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट मौसम इज एन इंडियन इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो प्रोजेक्ट मौसम क्या है? ये एक भारत का इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रीजन में जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसे बढ़ाने का। ऑप्शन सी, ऑपरेशन राहत जो है इट वाज कंडक्टेड बाय इंडिया टू रेस्क्यू द इंडियंस फ्रॉम यमन। ऑप्शन डी, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ G7 इन 2019। तो इसमें जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो है ऑप्शन डी, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ G7 इन 2019। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारत अभी भी G7 का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 45, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी पेरिफेरी इन डिपेंडेंसी थ्योरी? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये टर्म सुनी सबने है, लेकिन दी किसने है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन ए है समीर अमीन, ऑप्शन बी है एजी फ्रैंक, ऑप्शन सी इमैनुअल वॉलरस्टीन और ऑप्शन डी इज मॉर्टन कापलान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इमैनुअल वॉलरस्टीन, who gave the concept of semi-periphery in dependency theory. Next question. Will Kymlicka is a pioneer of which rights? Will Kymlicka इनमें से किस राइट के सपोर्टर हैं या किन राइट्स के एक जनक माने जाते हैं? A, पॉलिटिकल राइट्स, B, नेचुरल राइट्स, C, लीगल राइट्स और D, कल्चरल राइट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्चरल राइट्स। इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो है कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 47, सिन फेन इज द नेम ऑफ। सिन फेन किसका नाम है? एक सीक्रेट एजेंसी का, एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक पार्लियामेंट का या एक कैपिटल का? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिन फेन इज द नेम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, और कौन से देश की पॉलिटिकल पार्टी है? आयरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन और ILC आर इलेक्टेड बाय 1, UN सिक्योरिटी काउंसिल, 2, UN जनरल असेंबली। तो हमें बताना है कि जो ILC के मेंबर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर इलेक्ट करते हैं, या सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल अकेला इलेक्ट करता है, या सिर्फ जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, या कोई भी नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 2, यानी कि द मेंबर्स ऑफ ILC आर इलेक्टेड बाय द UN जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स आर रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान? इनमें से कौन सा डिस्प्यूट इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है? 4 डिस्प्यूट्स बताए गए हैं, सियाचिन डिस्प्यूट, सर क्रीक डिस्प्यूट, काला पानी डिस्प्यूट, दहग्राम डिस्प्यूट। So 1 is related, 2 is related. Kala Pani is not related. Kala Pani is between Nepal and India, and Dahagram is between India and Bangladesh. तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, 1 and 2. The last question for today's video. Arrange the following phases of evolution of liberalism in an ascending order. लिबरलिज्म के एवोल्यूशन के फेजेस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें दिए गए हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म, इग्लिटेरियनिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म। तो इसको हमें अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आया नेगेटिव लिबरलिज्म, फिर इसमें आया पॉजिटिव लिबरलिज्म, फिर इसके बाद आया इग्लिटेरियनिज्म, फिर आया लिबर्टेरियनिज्म। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4. First came negative liberalism, then came positive liberalism, followed by egalitarianism, further followed by the libertarianism.
तो ये थे हमारे आज की MCQ सीरीज के क्वेश्चंस। होप दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।